नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। न्यूज़ 24 बिहार झारखंड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार मौजूद हैं। इनसे आज हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति पर। इनसे आज हम चर्चा करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। सबसे पहले बात हम एनडीए को लेकर करेंगे कि आखिर एनडीए में अब तक सीटों को लेकर जो पेच है वह कहां फंसा हुआ है और कौन कौन सी ऐसी पेच है जो सुलझना बाकी है। इंद्रभूषण जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले बात एनडीए की करते हैं, चूंकि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, तो क्या लगता है एनडीए में जो पेच है वो कहाँ फंसा हुआ है? क्यों अभी तक सीटों को लेकर जो बंटवारा है वह नहीं हो पा रहा है? देखिए, पेच वैसे कह के कुछ ज़्यादा नहीं है। सवाल ये है कि बीजेपी चाहती है कि हम लोकसभा की तरह एक बराबर रहें, कोई भी बड़ा भाई नहीं रहे, कोई छोटा भाई नहीं रहे। पहले चिराग जी को सीट दे दें, जो सीट बचे उसमें आधी आधी कर लें। जदयू का प्लान है कि नहीं, हम और आप आधी आधी कर लें, आप लोजपा को दे दें, हम दे दें हमको। तो इस समीकरण में, जदयू के समीकरण में बीजेपी की ऑटोमेटिक सीट 20-25 कम हो जाएगी। खेल बस यही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि पहले अगर चिराग पासवान के बारे में बात करें तो आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान के साथ एनडीए चुनाव में जाएगी या बिना चिराग के वो चुनाव में जा रही है? अगर बीजेपी जहां रहेगा वहां चिराग रहेगा, ये तय है। ये चिराग भी कई बार कह चुके हैं कि हम बीजेपी के। लेकिन यहाँ तो तीसरा दल भी है, यहाँ तो जदयू भी है, यहाँ नीतीश कुमार भी है। उसी को मनाने की कोशिश चल रही है कि बीच का कोई रास्ता निकले ताकि तीनों एकोमोडेट हो जाएं और चुनाव में फिर से जीत के वो लोग 200 सीट लेके आए। लेकिन नीतीश कुमार को काफ़ी करीब से आप भी जानते हैं, लगातार उनको कवर भी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार मान जाएंगे कि वो और बीजेपी जो है वो बराबर सीटों पर चुनाव लड़े? एक कारण क्या है ना कि आप दूसरा पक्ष देखिए। अगर उधर महागठबंधन में कांग्रेस, तेजस्वी, वाम दल ये लोग एक साथ रहेंगे तो इन लोग की भी मजबूरी है एक साथ रहना। अगर ये लोग अलग अलग होंगे तो फिर ये विपक्ष को मजबूत करेंगे। तो नीतीश जी भी ये बात समझ रहे हैं, 15 साल से सरकार चला रहे हैं, बिहार को बहुत करीब से वो 89 से देख रहे हैं, संसदीय जीवन का बहुत लंबा है। तो ऐसा थोड़ी ही है कि वो आम जनता है कि सिर्फ अभी तात्कालिक फ़ायदा देखेंगे। उनको बिहार के बारे में देखना है, बिहार के बारे में सोचना है। वो चाहते हैं दोनों जगह एक सरकार है ताकि बिहार का कल्याण भी करें। तो ऐसा नहीं है। नीतीश जी एक दबाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमको मिले। लेकिन 2-3 दिनों को अगर हम देखें तो जो सकारात्मक बातचीत होनी चाहिए जदयू और बीजेपी के बीच, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जदयू पिछले 2 दिनों से वो अपनी पार्टी का मीटिंग खुद कर रहे हैं, यानी नीतीश कुमार अपने पार्टी के आला नेताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन उसमें बीजेपी शामिल नहीं है। देखिए, कारण क्या है ना कि अभी जब से कोरोना आया मार्च के बाद से बहुत सारी बातें उन लोग की वर्चुअली हो रही है जो दिखती नहीं है। पहले का दौर था, हर मीटिंग हर बात में लोग जाते थे आते थे, तो कई बातें हो जा रही हैं वर्चुअली भी। उसको पुष्ट करने के लिए ये लोग अपने नेताओं के साथ बैठ के चर्चा करते हैं कि भाई ये ऑफर है, इसमें क्या करना चाहिए, बिहार के लिए क्या अच्छा रहेगा। वो अपने लोगों को समझा भी रहे हैं और मिला भी रहे हैं ताकि ये गठबंधन इंटैक्ट रहे। तीनों की कोशिश यही है और ये तय है कि अगर तीनों साथ रहेंगे, लोजपा, जदयू, भाजपा, तो निश्चित तौर पर फिर से सरकार बनेगी। लेकिन एक बात बताइए, पिछले दिनों जो दूसरे दल के यानी आरजेडी के जो विधायक हैं जो जदयू में शामिल हुए हैं, ये उन सब क्षेत्रों से आते हैं, ये विधायक जो बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, तो फिर इसका समाधान कैसे निकलेगा? बात वहीं आ गई ना। यही बात है कि वो जदयू की इच्छा है कि बीजेपी 20-25 सीट पर कम लड़े ताकि हम जो बड़े भाई शुरू से रहते आए हैं वो फिर कंटिन्यू करे। जो चुनाव का जो स्ट्राइकिंग रेट है वो भी बीजेपी का कम रहे, मेरा ज़्यादा रहे, ताकि किसी आफ्टर इलेक्शन प्री पोल पोस्ट पोल मैंने कभी हम पर कोई सवाल नहीं उठे। तो मतलब आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में आफ्टर इलेक्शन भी कई हाँ, निश्चित राजनीति होना बाकी है? हम बहुत दिनों बाद वो चुनाव देख रहे हैं जो कि सभी पार्टियां अपने पोस्ट पोल अलायंस के हिसाब से प्री पोल अलायंस तय कर रही हैं कि आफ्टर इलेक्शन हम किसके साथ रह के क्या कर पाएंगे। अब देखिए, मैंने 2-3 सीट का नाम आ रहा था। अब बाढ़ सीट, ज्ञानू जी की सीट जी, जी। वो बीजेपी देने को तैयार हो गई है।
आपको झाझा है, बीजेपी की सीट है, सब सीटिंग एमएलए हैं, वो देने को तैयार है। गोपालगंज में बैकुंठपुर है, उधर केवटी है, सासाराम में, तो ऐसा नहीं है, बीजेपी भी नीचे आने को तैयार है। लेकिन अब ये नहीं हुआ कि अब 10-20 नहीं होगा, 19-20 होगा, 3-4 सीट का अंतर रहेगा। अभी ऐसा नहीं होगा कि जदयू 120 हो जाए और बीजेपी 80 हो जाए। अब वो दौर बीजेपी में, जो बीजेपी की जो नई लीडरशिप है स्टेट की या दिल्ली की, उसमें अब वो बात नहीं। यानी बीजेपी किसी भी कीमत पर कम सीटों पर नहीं लड़ना चाहती है, वो चाहती है कि सीटों का बंटवारा बिल्कुल बराबर हो, दिखावा का कम हो, सही में कम नहीं, गैप बहुत ज़्यादा नहीं, 4-5 चल सकता है। लेकिन अब गैप आप 40 सीट गैप करेंगे तब तो फिर समस्या है। लेकिन अगर बराबर सीटों पर बीजेपी और जदयू चुनाव में जाती है, चुनाव के बाद अगर सीटों की संख्या बीजेपी की ज़्यादा होती है, तब आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे? जदयू को यही डर है, जो आप डर बता रहे हैं, यही डर जदयू को भी है। इसीलिए जदयू की इच्छा है कि बीजेपी का सीट कम रहे, ताकि वो पोस्टपोल कभी कोई कुछ सवाल ही नहीं उठे। लेकिन बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, बिहार प्रभारी हों, वो लगातार कह रहे हैं कि बिहार में मेरा चेहरा जो है वो नीतीश कुमार है। देखिए, अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार एनडीए के हेड हैं, तो आखिर कोई भी चुनाव में जाएगा तो बीच में थोड़ा ही कह देगा कि हम मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे। तो क्या सीट आता है, क्या समीकरण बनता है, लेकिन अभी तक का जो स्थिति है वो तो नीतीश कुमार है ही, उन्हीं के नेतृत्व में जा भी रहा है। लगातार बीजेपी के सारे प्रभारी बोल रहे हैं, अध्यक्ष बोल रहे हैं, कई बार कह चुके हैं, 5-6 महीना से कह रहे हैं। तो मतलब चुनाव के बाद जो सीटों की संख्या है वो तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो होगा। सकता है, क्योंकि देखिए यही जदयू को डर है कि लोजपा और बीजेपी मिला के ज़्यादा सीट हो जाएगा तो फिर बाद में लोग कहीं कुछ आपत्ति करें, तो उसको ऐसे पहले ही उसको ऐसे समेट के रखो ताकि बराबरी पर है, वो नौबत नहीं है। लेकिन ये बताइए, ये आपने बता दिया, लेकिन अगर चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाते हैं, जैसा वो बार बार कह रहे हैं कि 143 सीट पर वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, अगर कुछ ऐसा होता है तो नुकसान किसको होगा, अच्छा, बीजेपी को या जदयू को? अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, जदयू और नीतीश कुमार इतने मूर्ख हैं क्या कि वो चाहेंगे कि उनकी सीट पर चिराग लड़ ले और साथ भी रहे? वो भी तो सब समीकरण समझ रहे हैं, ऐसा थोड़ा ही है। ये जो लगातार वार्ता हो रही है इसलिए हो रही है ना, कि डैमेज को कम से कम किया जाए। लेकिन चिराग तो मान ही नहीं रहे हैं, चिराग तो मान ही नहीं रहे हैं। मान जाएंगे, चिराग मान जाएंगे, चिराग को समझाया जा रहा है, जब दोनों लीडरशिप एक साथ जब बैठेगी तो समझा ही देगी। यानी इसकी संभावना पूरी है कि एनडीए में चिराग और मांझी के बाद जो सीटें बचेगी वो बराबर बटेगी जदयू और बीजेपी में। यही बीजेपी का डिमांड है। ठीक है, क्या है वो डिमांड? बीजेपी का डिमांड है कि पहले चिराग और हमको आप दे दीजिए जो देना है, और बाकी में मतलब वो पहले वाला समीकरण काम नहीं करेगा कि आप पहले बराबर हम लोग बांट लेते हैं, हम मांझी को दे देंगे और आप चिराग को दे देंगे। जो मैसेज है कि 122 जदयू और 121 बीजेपी पर जदयू चाहती है, आप दे दीजिए अपने से, लोजपा से हम दे देंगे हमको, लेकिन उसमें तो बहुत सीट का गैप हो जा रहा है ना। हमको वो देंगे 7 सीट, 6 सीट, 5 सीट, ये कम से कम 20 सीट लेगा। मतलब बीजेपी ये चाहती है कि जितनी सीटें हैं पहले चिराग पासवान को, मांझी को दे दें, उसके बाद जो बचे उसको बराबर में बांट लें। हम दोनों बराबर के भाई हैं, जैसे लोकसभा में हुआ था, लोजपा को 6 सीट दे के 17 पर ये दोनों आ गए। आपको क्या लगता है ये जो तस्वीर है जो धुंधली दिखाई दे रही है, ये कब तक साफ हो जाएगी? एक दो दिन 4 दिन, सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 5 दिन तक है। वो शुरू तो हो गई है कल से, लेकिन आज छुट्टी हो गई, कल फिर सैटरडे है, फिर संडे, सोमवार से प्रक्रिया तेज हो जाएगी नामांकन की। 4 दिन है, तो समझिए कि इसी में कुछ आपको करना है। 71 सीट है, कोई ऐसी भी नहीं कि बहुत कम सीट है कि आप इसको टाल सकते हैं। और ये दोनों की सीटें हैं, जदयू की भी सीटें हैं, इसमें लोजपा की कम सीट है, जदयू और बीजेपी की सीट है, इसलिए 2 से 3 दिन में हो जाए। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा महागठबंधन की। क्या लगता है महागठबंधन में अब जो महावर्ड था वो खत्म हो गया है? वो तो पहले ही खत्म हो गया था। आपको याद होगा उपचुनाव में सहनी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों अलग लड़ गए थे, हम भी अलग लड़ने के मूड में थी। इसलिए देखिए महागठबंधन एक चला आ रहा है। महागठबंधन तब था जब उसके साथ जदयू थी, राजद था और कांग्रेस थी, अब तो है नहीं, लेकिन वही ठीक है, हम लोग लेकिन बोलते हैं। जो दल बचे हैं, अगर हम बात करें कांग्रेस की, अगर हम बात करें आरजेडी की,
तो इनके बीच भी जो तनातनी है, जो तलखी है, वो काफी बढ़ गई है। बस सिर्फ वही सीट का मामला है, दोनों तरफ वही वही मामला है। कांग्रेस भी चाह रही है कि जब 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 2-3 अलाई हट गए तो जो सीट बचा उसमें हमको सम्मानजनक सीट मिले, और वो सम्मानजनक सीट देने को भी तैयार है। तो उसमें क्या कर रहा है कि वो सब जो जितनी शहरी सीटें हैं, जो बीजेपी बेस सीटें हैं, जहाँ जितनी कोई संभावना ही नहीं है किसी के आज के दौर में, वो सीटें कांग्रेस को वो लोग देना चाह रहे हैं। विवाद बस यही है, पटना की सब सीट, मुजफ्फरपुर की सीट, नालंदा की सीट, ऐसी सीट जो कांग्रेस की गिनती में हो जाए सीट, लेकिन उस पर कोई लड़ाई नहीं। इन दोनों पर क्या आपको दिखता है कि ये दोनों साथ रहेंगे या ये दोनों भी अलग हो जाएंगे? ये भी हो जाएगा। देखिए, अगर उधर जदयू बीजेपी साथ रहेंगे तो इधर कांग्रेस और आरजेडी साथ रहेगी, तय। सीट थोड़ा कम बेस तो हो जाए। कहीं उसका इंतजार तो नहीं किया जा रहा है कि उधर पहले देख लेते हैं, उधर क्या स्थिति रहती है, उसके बाद तय करेंगे? दोनों एक दूसरे की आगे की रणनीति को देख रहे हैं, परख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो चीजें इसीलिए डिले हो रहा है कि पहले एनडीए में सब कुछ तय हो जाए, उसके बाद हम महागठबंधन में सब कुछ तय करेंगे। संभावना ये भी है। ये कहना शक्ति सिंह गोहिल का कि अगर आज लालू प्रसाद यादव होते तो महागठबंधन में जो चीजें बिखरा हुआ दिख रहा वो नहीं दिखता। देखिए क्या है कि ये तो सीधा सीधी सवाल खड़ा होता है तेजस्वी के नेतृत्व पर। जी जी, निश्चित तौर पर वो राजद का की जो कमान है अभी कहने को तेजस्वी के पास है, और तेजस्वी लोगों से बात कर रहे हैं। लालू जी से वो भोला यादव के थ्रू अपनी बात पहुंचाते हैं, वहाँ से ले आते हैं। भले लोग कहता के फ़ोन से बात करते हैं, हमको नहीं लगता है फ़ोन से बात कर पाते होंगे, भोला जी कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन भोला जी क्या बात करके वहाँ आए और ये क्या डिसीजन लिए, दोनों में तो अंतर हो ही जा रहा है ना, अंतर तो हो ही जा रहा है। अब वहाँ से वो जैसे अभी बात है कि वो 150 सीट पर साइन करा के ले आए। अब कौन 150 सीट है उसमें तेजस्वी अपने हिसाब से चेंज भी कर रहे हैं, बदल भी रहे हैं। यही अलाई को दिक्कत हो रही है कि उनके जो बुजुर्ग नेता हैं वो लालू से कुछ और बात कर लेते हैं, यहाँ के कुछ और बात हो। यानी अभी बिहार की जनता को 2-3 दिनों का और इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम सोमवार मंगलवार तक सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। सोमवार मंगलवार तक सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति में या बिहार चुनाव में जो चीजें धुंधली दिखाई दे रही है, इसको साफ होने में अभी 3-4 दिनों का वक्त लगेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड यूट्यूब चैनल, और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।